Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलाना चाहता हूं, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि आपकी सफलता में, खास करके यूपीएससी की जर्नी में, भाषा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। गगन सर पहले भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आईपीएस रहे पिछली बार। इस वर्ष इनको आईएएस प्रॉपर रैंक मिला है, रैंक 120। स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग होती है 9वीं 10वीं, वो मैंने अपने गांव की सरकारी स्कूल से की। 10वीं के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा मैथ और साइंस काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट ईयर में जैसे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था 11वीं 12वीं तक, तो कॉलेज में से स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था वहाँ पर। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे अंदर जो मैं खुद को प्रेशर लेने लग गया, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे आ भी रहे थे, लेकिन उनको उस तरीके से मैं लिख नहीं पाया था। तो बीच में फिर मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। गगन सर ने अपने दादाजी का सपना अपना सपना बनाया। मुझे क्या करना था कि एक रूम है, रूम के अंदर पंखा भी चल रहा है, गर्मी है तो वहाँ कूलर भी चल रहा है, मुझे बैठ के पढ़ना ही तो था। तो उनसे कम चैलेंजिंग काम था मेरा पढ़ने का काम, तो वहाँ से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता था। तो गगन सर, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा, मैं तो खुद बहुत इंस्पायर हो गया हूँ गगन सर की स्टोरी से। आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, क्या क्या बुक्स आपने मेन यूज़ की, जिससे कि आपकी आईएएस की जर्नी थोड़ी सी आसान होगी। एम लक्ष्मीकांत ने आपकी क्या मदद की आपकी पॉलिटी में और आपकी इस सफलता के इस जर्नी में? पहले 2 अटेम्प्ट का जो स्ट्रगल था, खास करके उस टाइम जब आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, और उस समय जो नेगेटिविटी आती है, जो माइंड डाइवर्ट होता है कि यार अपने ऊपर भी चीज़ें बिलीव कई बार होता है कि यार कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, उनको सर आप। नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलाना चाहता हूं, उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि आपकी सफलता में, खास करके यूपीएससी की जर्नी में, भाषा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज से तैयारी करें, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आप सरकारी स्कूल से भी क्यों ना पढ़े हो, अगर आप में डेडिकेशन है, लगन है, मेहनत करने का जज्बा है, ईमानदार है अपनी तैयारी के प्रति, तो आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा गगन सर का। थैंक यू। गगन सर, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। गगन सर पहले भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आईपीएस रहे पिछली बार। इस वर्ष इनको आईएएस प्रॉपर रैंक मिला है, रैंक 120। और सरकारी स्कूल से पढ़ करके एक किसान के बेटे ने ना केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि आप सब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मिसाल कायम की कि हिंदी माध्यम से सफलता रुकती नहीं है अगर आप ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं गगन सर की ही जुबानी कि किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में यहाँ तक जो उनके सपने थे उनको उन्होंने अचीव किया, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, और हिंदी माध्यम, क्या माध्यम आपके सिलेक्शन में बैरियर है, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे और अच्छा कर सकते हैं कि नहीं, उनके लिए उनके पास क्या उपाय हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। गगन सर, आप एक बार अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कूलिंग के बारे में, कि कहाँ से स्कूलिंग आपकी हुई, किस तरीके से आपने जर्नी स्टार्ट की, इसके बारे में। जैसे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग होती है 9वीं 10वीं, वो मैंने अपने गांव की सरकारी स्कूल से की। 10वीं के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा मैथ और साइंस काफ़ी अच्छा था, तो मुझे मैथ साइंस लेना था। तो मैथ साइंस का गाँव में स्कूल नहीं था, तो उसके लिए फिर मुझे जो पास का जो टाउन है वहाँ पर जाना पड़ा। तो 11th-12th में अपनी जो मैथ और साइंस के साथ किया, और 12th में जब मैं गया तो उससे पहले मुझे पता चला कि आईआईटी की एक एग्ज़ाम होती है, जेई, तो उसके माध्यम से आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो मेरा 12th के साथ जब मैं स्कूल में था, तो 12th के साथ ही मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया, और आईआईटी बीएचयू से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया। तो उसमें भी एक ऐसा था कि जब मैं ग्रेजुएशन में जा रहा था कॉलेज में, तो मुझे पता ही नहीं था कि सिविल क्या होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल में क्या क्या हम पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें जो सरकारी नौकरी है उसकी लगने की सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उस वजह से मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ले ली थी कॉलेज में। कॉलेज में वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था 11वीं 12वीं तक, तो कॉलेज में से स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था वहाँ पर। तो स्टार्टिंग में सोचता था पता नहीं कैसे मैं पढ़ पाऊँगा, शायद एग्ज़ाम पास होंगी या नहीं होंगी। तो अंदर मेरी एक नेगेटिविटी भी बैठ गई थी। कुछ सीनियर्स से मिला तो उन्होंने भी बोला कि जनरली 1-2 पेपर उनमें हम फेल हो ही जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मेरे जो 2 पेपर थे, एक इंग्लिश का पेपर होता था तो उसमें मेरे फेल हो गया था, मतलब बैक लग गई थी, और एक पेपर होता था वो मैकेनिक्स का। तो क्या मेरी जो फिजिक्स थी वो थोड़ी पहले से वीक थी, तो उस पेपर में भी मेरे पहले से नेगेटिविटी, तो उसमें मैं आधे नंबर से फेल वो हो गया था, बैक लग गई थी। लेकिन इन सारी चीज़ों ने जब मैंने खुद को देखा कि यार ये सब मैं नेगेटिविटी की वजह से हुआ हूँ, तो मैंने उनको फिर से पढ़ा। तो एक पेपर में मेरी A स्टार रैंक थी, जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक होती है।
तो सेकंड ईयर के बाद मुझे ये समझ में आने लग गया कि यार पढ़ना कैसे है। मैं और लोगों से मिलता था क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे जगह से आए हुए लोग थे, अलग अलग स्टेटों के लोग थे, उनसे समझता था कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आप और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो कॉलेज में जाके मुझे एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में फिर मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं सोचने लगा कि सिविल इंजीनियरिंग में मेरे जो स्कोर था CGPA वो अच्छा था, तो स्टार्टिंग में कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है जैसे IES बनते हैं उसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। मैं नोट्स भी ले लिया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे गांव से एक जानकार का IES में हुआ था, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि IES कर लेता हूँ। लेकिन जब अपना कॉलेज का लास्ट 4th ईयर था तब मेरा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और चूंकि मेरा कॉलेज 5 ईयर था, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री BTech और MTech, जब MTech में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया था, जैसे जो बेसिक बुक होती है लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम्स है, या फिर जैसे जो इकोनॉमी के लिए जो मरनाल सर के वीडियो है, या फिर ज्योग्राफी के लिए जो मरनाल सर के चैनल पे एक मैम पढ़ाती थी, उन सब के मैंने वीडियो कॉलेज में ही देख लिए थे। तो एक अटैम्प्ट ऐसे ही मैं कॉलेज में देख लिया था कि UPSC की तैयारी करनी है, तो एक अटैम्प्ट में देख के देखता हूँ। तो उस अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उसके बाद दिल्ली आ गया तो दिल्ली आके फिर मैंने सोचा कि कोचिंग की जगह मैंने फिर सेल्फ स्टडी करी थी GS के लिए, और ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स था। तो मैथमेटिक्स मैंने ऑप्शनल इसलिए लिया था क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा अच्छा था। तो पहला अटैम्प्ट मैं सीरियस रूप से 2019 में दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू कॉल भी उसमें मेरा हो गया था। लेकिन फाइनली मेरा जो सिलेक्शन है उस टाइम नहीं हो पाया था। 20 में मैं फिर से अटैम्प्ट दिया तो उसमें फिर कोरोना भी हो गया था, और एक मेरे अंदर इस टाइप का वो बन गया था कि यार 19 में नहीं हुआ तो 20 में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना किसी भी तरीके से। तो एग्जाम के टाइम पे मेरे अंदर जो मैं खुद को प्रेशर लेने लग गया, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे आ भी रहे थे लेकिन उनको उस तरीके से मैं लिख नहीं पाया था। तो 20 में फिर मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस टाइम पे थोड़ा एक तरीके से डिमोटिवेट होना और स्ट्रगल वाला वो फेज था। उसी टाइम पे जैसे मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वो मोटिवेट किया कि एग्ज़ाम में तुझे बैठना है, किस तरीके से करना, क्योंकि मुझे ज़्यादातर गाइडेंस और जो जीवन की हमें जो सीखने के लिए चीज़ होती है वो मेरे दादाजी से मिली थी। तो 21 के जो प्रीलिम्स थे उससे 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो वो मेरे के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था। तो उस टाइम पे लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे लिए उनका भी सपना था कि मैं बनूं, और लास्ट में वो मेरे से यही बोल के गए थे कि शायद मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन जो तेरा टारगेट है उसके प्रति तू पूरा डेडिकेटेड होके काम करना। तो फिर मैंने उसको एक एज ए चैलेंज लिया कि उन्होंने बोला है, तो मैं ये सोचा कि जब उनकी 1 साल बाद जो पुण्यतिथि होगी उस पर फिर उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपना रिजल्ट टीम में अर्पित करूँगा। तो 21 को मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल भी हुआ, और जब लास्ट ईयर 30 मई 2022 को जब UPSC की लिस्ट आई उसमें मैंने अपने नाम देखा, तो वो ऐसी पल था कि हाँ अब लगभग PDF में नाम आ गया, क्योंकि उससे पहले 2 बार फेल हो जाते हो तो यही लगता है कि एक बार PDF में नाम आ जाए। लेकिन लास्ट ईयर जैसे मेरा काफ़ी सारे सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा था, केवल ऐसे में मेरे 77 मार्क्स थे। IPS मुझे मिल गया था, IPS में कार्डर भी अच्छा था, लेकिन फिर सोचा कि एक अटैम्प्ट और दे के देखता हूँ कि हो सकता है कि जो मेरी ड्रीम सपना हो, लगभग सबका ही रहता है, UPSC की तैयारी करने के लिए आते हैं IAS बनना। इस बार मैं अटैम्प्ट दिया, इस बार सारे पेपर्स में अच्छे मार्क्स थे, तो 120वीं रैंक मिली। घर वालों को सब बताया, घर वाले भी सारे खुश हैं, और मैं भी लगभग खुश हूँ कि जो UPSC का एक साइकिल है उससे लगभग अब मैं बाहर हो गया। देखिए, जितना एक छोटा सा इंटरेक्शन हुआ उससे एक चीज़ समझिए। जैसे आप सब बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से हम बात करते हैं, वो मेरे से भी बात करते हैं, और वो ये उनसे हम पूछते हैं कि भाई क्यों बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि हमें हमारे घर वालों का भी ड्रीम है, हमारे भी ड्रीम है। तो आप गगन सर से ये सीख सकते हैं कि अगर आप सच में आप अपने घर वालों के ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेते हो ना, उन दोनों के साथ शिद्दत के साथ उसके साथ मेहनत करते हो, तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। गगन सर ने अपने दादाजी का सपना अपना सपना बनाया और उसके लिए जी जान लगा करके मेहनत की और वो वहाँ तक पहुँचे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गगन सर ने अपने स्कूलिंग जो है गांव से ही की, 10th तक हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो आप ये चीज़ समझिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई बैरियर नहीं है आपकी सफलता में। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे जो शहरों में रहते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनका ही एग्जाम निकलेगा, हमारा तो निकलेगा नहीं, हमें तो उतनी फराटेदार इंग्लिश भी नहीं आती। तो वो सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें, जो यहाँ पर चीज़ें मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आप में डेडिकेशन कितना है, आपने एफर्ट कितनी ईमानदारी से किए, मेहनत कितनी शिद्दत से की, सही दिशा में मेहनत की कि नहीं की, या केवल आप बस ऐसे ही हवा में ही रहे, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन में रहे। और 10th के बाद गांव में स्कूल नहीं था, तो
11th-12th के लिए इनको कहीं दूसरी जगह पर जाकर के वहां पर जाकर के पढ़ना पड़ता था। तो सरकारी स्कूल से पढ़ करके भी आप आईएएस बन सकते हैं। इस चीज के पहले भी बहुत सारे उदाहरण थे और अब हिंदी मीडियम के लिए गगन सर एक जीते जागते उदाहरण है आपके सामने, जिन्होंने इस स्ट्रगल को फेस किया, अपनी डेडिकेशन से अपनी सफलता को प्राप्त किया। मैं थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी एक बार सर से पूछना चाहूंगा। सर, अपने एक बार फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो इस चीज को लेकर के डिमोटिवेटेड रहते हैं कि यार कि हम आईएएस तभी बन पाएंगे जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, हमारे परिवार बहुत ज्यादा अमीर होंगे, या परिवार में कोई आईएएस आईपीएस होगा तो ही लोग बनते हैं, या डॉक्टर होगा तो ही बनते हैं। आप एक बार हमारे बच्चों को अपने फैमिली बैकग्राउंड के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कीजिए सर। अब जैसे फैमिली में पिताजी है तो पिताजी खेती करते हैं, मम्मी है, मम्मी हाउस वाइफ है, और बड़ा भाई है तो बड़े भाई की थोड़ा जॉब करते हैं रेलवे के अंतर्गत। तो जैसे एक हमको दिक्कत रहती है कि यार फाइनेंशियल दिक्कत हमेशा लोगों को आती है कि अगर कोचिंग उनको करनी है, दिल्ली में अगर उनको रहना है तो यहाँ का तो जैसे लगभग पानी भी हम पैसे से लेके खरीदते हैं। बिल्कुल सर। तो उसके लिए मुझे उस टाइप के चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि जब मैं कॉलेज में अपने लास्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में, तो एमटेक में स्टाइफंड मिलता था, तो मुझे स्टाइफंड वहाँ पे मिल गया था। तो उसको मैंने, जैसे काफ़ी बार होता है कि हमको अगर पैसा मिलने लगता है तो हम उसको ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन मैंने उसको सेव कर लिया था और दिल्ली आया तो लगभग मेरा 1 साल का खर्चा उससे चल गया था। जब पहली बार यहाँ पर प्रीलिम्स हुआ तो राजस्थान गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है, मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई थी, और उसी टाइम मुझे पता चला क्योंकि मेरा ऑप्शन मैथमेटिक्स था। तो ऐसी काफ़ी ऑनलाइन साइट है कि जहाँ पे आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पर क्वेश्चन पैसे मिलते हैं। तो मैंने, जब मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो उससे एक तो ये होता था कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, और दूसरे पास आपके लिए अगर फाइनेंशियल आपकी कंडीशन सही नहीं है तो आपको वहाँ से फिर उस टाइप के रिसोर्स भी मिल गए। इसके अलावा जैसे मेरे भैया थे, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी भी मुझे ज़रूरत हुई मैंने उनको एक बार कॉल किया, उन्होंने कभी मेरे से ऐसे पूछा भी नहीं कि तुझे किस चीज़ के लिए चाहिए। वो ऐसी चीज़ तब होती है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ ऑनेस्टी होती है। ऑनेस्टी का मतलब, जैसे सेल्फ ऑनेस्टी मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे भी हम दिल्ली रहते हैं फिर कहीं भी बाहर रहते हैं तो हमको देखने वाला कोई नहीं होता। हम न तो हमारे घर वाले देखते हैं, न फ्रेंड्स देखते हैं, न रिलेटिव देखते हैं, केवल हमको देखने वाला हम खुद ही होते हैं। अगर रूम के अंदर हम पढ़ रहे, घर वालों से बोल दिया कि पढ़ाई कर रहे, वो सही मान लेंगे। कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे, पार्टी कर रहे, फिर भी हमने बोल दिया कि हम पढ़ाई कर रहे, तो घर वाले फिर भी मानेंगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खुद के प्रति होना, अपने घर वालों के प्रति होना। जैसे मेरा ये था कि मैं डेली घर वालों से बात करना, जो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी मम्मी के साथ, पापा के साथ, उनको शेयर करना, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता था। एक मोटिवेशन मुझे इससे भी मिलता था क्योंकि जैसे पापा है, मम्मी है, वो खेतों के अंदर काम करते हैं पूरे दिन भर, इतनी ज़्यादा धूप रहती है गर्मी में। मुझे क्या करना था कि एक रूम है, रूम के अंदर पंखा भी चल रहा है, गर्मी है तो वहाँ कूलर भी चल रहा है, मुझे बैठ के पढ़ना ही तो था। तो उनसे कम चैलेंजिंग काम था मेरा पढ़ने का काम। तो वहाँ से मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता था। जब भी कभी मैं अपनी पढ़ाई से ये सब ऐसा होता था डिमोटिवेट, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो फिर मैं ये देख लेता था कि यार उस टाइम पे ये क्या कर रहे होंगे लोग, या तो खेतों में होंगे या किसी और टाइप की टेंशन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों ने फिर मुझे मोटिवेट किया। तो ऐसा है कि अगर हम, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको लोग कितना भी बोल रहे कि तुमको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, क्योंकि जो आपका जो टारगेट होता है उस टारगेट के प्रति आप कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लगभग 2-2.5 साल तक अपने घर पे कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट किया था। घर वालों को होती थी, पास में और सारे लोगों के जैसे लड़के आते थे तो घर वालों को दिक्कत होती थी कि तू नहीं आएगा तो फिर हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरा यही रहता था कि अभी नहीं कर पा रहे तो आगे के जो 4-5 साल बाद अगर हम अच्छे से करेंगे, मैं अगर अच्छी जगह पहुँच गया फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसके साथ ही जैसे सोशल मीडिया थे, तो सोशल मीडिया, जब मैं कॉलेज में था सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव था, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तब मैंने अपना ये लक्ष्य वो बना लिया था एक तरीके से कि जिस दिन मेरा यूपीएससी की जो फाइनल लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद मैं सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं उन सब को डीएक्टिवेट कर दिया था, उसी के बाद मैं पोस्ट करूँगा। जब 4 साल बाद 30 मई 2022 को रिजल्ट आया तो उसके बाद ही मैंने 4 साल बाद जितने भी अपने प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे अपनी पोस्ट की। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर लक्ष्य रखते हो तो उसके प्रति आपको काफ़ी सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं करने पड़ते, लेकिन अगर आप देते हो उस टाइप का अगर एफर्ट डालते हो तो ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है कि जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो सर की बातों से 3 चीज़ें मोटी मोटी निकल करके सामने आई। सबसे पहली चीज़ कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, वो आपके आईएएस बनने में बाधा नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चों में ये एक मिथ्या धारणा बनी हुई है कि आईएएस उन्हीं के बच्चे बनते हैं जिनके परिवार में या तो कोई डॉक्टर, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या वो खुद आईएएस आईपीएस है, या कोई सरकारी नौकरी में है। लेकिन गगन सर ने ये साबित किया कि किसान का बेटा
अगर वो खुद सही दिशा में मेहनत करता है, जज्बा है, तो वो भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। आपके सामने जीते जाते जागते उदाहरण मौजूद हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं या एक तरीके से बहाने के तौर पर इसका यूज करते हैं, यार कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है, हमारे पास फैमिली से पैसा नहीं आ रहा है, सर कैसे तैयारी करें, सर आईएएस तो अमीरों की तैयारी है। लेकिन यार आप सोचो, आप जब थोड़े से यंग हो गए, आपने 12th पास कर लिया, आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आप खुद भी तो इतने कैपेबल हैं कि आप थोड़ा अर्न कर सकते हैं। और उस अर्निंग के लिए आपको जरूरी थोड़ी कि बहुत ज्यादा पूरे उसमें घुसे। जैसे सर ने किया, क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन सोल्व करने से आप थोड़े पैसे अर्न किए। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने में इन्होंने बहुत मोटा खर्चा इन्होंने अपने आप से खुद की मेहनत से भी निकाला। तो आप सब भी छोटे मोटे चीजें करके कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ा करके। और ट्यूशन स्कूल के बच्चों को, क्योंकि आपको देखिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है, आप बिना एनसीईआरटी पढ़े तो यूपीएससी का बेसिक बना नहीं पाओगे। तो जब आप एनसीईआरटी खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल के बच्चों को भी तो पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं। एक अच्छी अर्निंग वहां से आप होस्ट कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, वो आप खुद कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से अर्न कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है ना, सबसे बड़ी आती है वो मोटिवेशन की। हम सब लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन को ढूंढने में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं आजकल की, यूट्यूब पर ढूंढ रहे होते हैं कि भाई आईएएस बनने के लिए मोटिवेशन कैसे आए, कहां से आग आए। फिर कुछ फिल्में देखते हैं कि कैसे दिल टूटता है, ठुकरा के मेरा प्यार वगैरह वगैरह, उस तरीके के मोटिवेशन वाले चाहिए होता है कि भाई ऐसा मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी बन जाएंगे। वो सारी चीजें फिल्मों में होती हैं, टीवी सीरियल में होती हैं, रियल में नहीं होती है। असली में रियल मोटिवेशन आपका सेल्फ मोटिवेशन है। और गगन सर ने एक चीज को बहुत सही बताया कि आपका मोटिवेशन आपके परिवार से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर आपको सच में मोटिवेशन चाहिए तो आप अपने परिवार के संघर्ष को देखिए। आप ये देखिए कि आपके परिवार ने कितनी विषम परिस्थितियों में आपको पाल पोस करके बड़ा किया, आपके लिए इतने सारे सुविधाएं की, आपको इतना आगे बढ़ने के काबिल बनाया, और अभी भी वो कितना संघर्ष करते हैं। तो अगर आप उनकी जर्नी देखोगे तो उनसे ही आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, और उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। और वहां से जो आपका सेल्फ मोटिवेशन आता है ना, वो आपको सही दिशा में डायरेक्ट करेगा, वो सही दिशा में आपको लेकर के जाएगा। तो गगन सर, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा, मैं तो खुद बहुत इंस्पायर हो गया हूं गगन सर की स्टोरी से, क्योंकि इस तरीके की चीजें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आमतौर पर मैक्सिमम हर दूसरे स्टूडेंट को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बस वो उनसे निकल नहीं पाते हैं। तो जिस तरीके से गगन सर उससे निकले हैं, तो मैं चाहता हूं आप सब भी इस चीज से इंस्पिरेशन लेकर के इस तरीके की चीजों को अपने ऊपर अपनी मेहनत से टैकल करते हुए चलें। अब मैं थोड़ा सा गगन सर से कुछ रिसोर्सेज के बारे में भी पूछना चाहूंगा कि सर आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, क्या क्या बुक्स आपने मेन यूज की, जिससे कि आपके आईएएस की जर्नी थोड़ी सी आसान हुई। थोड़ा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जनरली जैसे सारे टॉपर्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड बुक का। लगभग बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक की मैंने फॉलो की थी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हिस्ट्री में अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी, और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए स्टार्टिंग में मैं जो पुरानी एनसीईआरटी थी उनको फॉलो किया था। लेकिन उसके बाद में क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल पूछते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके लिए फिर मैं जो लूसेंट होती है, उस लूसेंट की एंशिएंट मिडाइवल वाला जो पोर्शन था उसको मैं अच्छे से कर लिया था। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे लगभग सब उसी में से मिल गए थे। जैसे इकोनॉमी की थी, तो इकोनॉमी के लिए मैंने जो मरनवाल सर के वीडियो थे वो देखे थे, और उनका बाद में एक बार वीडियो उनके यूट्यूब चैनल से देख लिए थे। बाद में उनका जो मटेरियल आता था वो मटेरियल को, क्यों मुझे आदत हो गई थी उनका पढ़ने का, तो मटेरियल में पढ़ लिया था। ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, पहले मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ा, बाद में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी में पढ़ता था। इसके साथ ही क्यों ज्योग्राफी मेरे लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट था, तो उन मरनाल सर की साइट पे ही एक मैम है, उस वो IRS थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखे ज्योग्राफी वाला पोर्सन, वो वहाँ से कवर किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जनरली करंट की चीज़ पूछते हैं मैक्सिमम, तो करंट अफेयर पढ़ा था। और मार्केट से ऐसे ही एक दोस्त ने कहीं पे कोचिंग किया था, तो उनके मेरे पास नोट्स थे, तो उनकी मैं फोटोकॉपी करवा लिया था, वहाँ से कवर हो गया था। ऐसे ही एनवायरनमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन हम किसके वो पूछते करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर से कवर हो गए थे। और बेसिक के लिए कुछ एनसीईआरटी कुछ पोर्सन है वो कवर कर लिया था। मार्केट से ऐसे एक बुकलेट मिल गई थी, और उस बुकलेट से मैं एक कंप्लीट कर लिया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक थी, उसको मैंने फॉलो किया था। तो ये लगभग हो गया कि प्रीलिम्स में मैंने क्या किया था। और इसके अलावा जैसे मेंस के जितने भी सारे सब्जेक्ट थे, तो उनके मैंने खुद से रिसर्च करके अपने नोट्स बनाए थे। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, नहीं मेंस में तो हो गया था, फाइनल नहीं हुआ था। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ ही नहीं रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख नहीं रहा था अच्छे से। तो फिर यूपीएससी का सिलेबस मैंने उठाया, और मैं सर्च करता था कि जैसे मान लो कि पेपर 2 में एक टॉपिक दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो मैंने टाइप किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यूपीएससी। तो काफ़ी सारी साइट्स के जो क्वेश्चंस वहाँ पे आ गए, और क्वेश्चन आंसर ऐसे डाल दिया। तो मैंने ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अलग अलग साइट से, वो इंग्लिश में होते थे,
इंग्लिश वाली चीज़ में डालता था गूगल ट्रांसलेटर में, तो गूगल ट्रांसलेटर उसको हिंदी में करके देता था, तो हिंदी से फिर मैंने अपने नोट्स पेस्ट कर लिए थे अपने जो वर्ड फाइल में। तो ऐसे करके मैंने लगभग सारे टॉपिकों के जिनके मेरे पास नोट्स नहीं थे उन सब के मैंने नोट्स बना लिए थे, चाहे वो पेपर 1 हो। पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी के कोई पोर्शन है, इन्वायरमेंट के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये अपना इलीगल माइनिंग्स है, इन सब के क्वेश्चन थे। पेपर 2 है, उसके बाद अपना जो गवर्नेंस वाला पोर्शन आ गया, सोशल जस्टिस है। पेपर 3 में इकोनॉमी है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स है। इन सब के नोट्स में उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास उस टाइप का मटेरियल्स नहीं है। मार्केट में मैंने ढूंढा तो मुझे मिला भी नहीं कि जैसे काफ़ी सारे रिसोर्स से कैसे वैल्यू एडिशन करना, कैसे एग्जांपल्स डालने हैं, कैसे डायग्राम्स हम सबको बनाने हैं, वो सब चीज़ मुझे कंटेंट मिल नहीं रहा था। तब मैंने ये सारा काम किया कि इंग्लिश से वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्ट वर्क है, जैसे आजकल तो चैट जीपीटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे थी नहीं, तो इन सब का मैंने यूज़ किया। उसके साथ ही जैसे मेंस में मैंने काफ़ी सारी टॉपर्स कॉपी थी, वो सब देखी थी, वो हिंदी मीडियम की भी देखी थी, इंग्लिश मीडियम की भी देखी थी। तो मैंने क्या किया कि GS1 की देखी, तो जहाँ भी मुझे अच्छा लगा उसका मैंने अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। तो जैसे अभी मैंने अपना जो खुद का टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है उसके ऊपर मैंने सारा ये मटेरियल अभी उस पर अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा जैसे कैसे कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, तो मैं पहले से ही तैयार करके गया था कि अगर कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का आएगा तो इसमें मैं कौन सा आर्टिकल्स डालूंगा, कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का लिखूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन सा लिखूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन लिखूंगा। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन है तो मैं तैयार करके गया था कि इसकी डेफिनेशन मैं खुद की नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे लगभग जहाँ भी मोटे मोटे टॉपिक थे जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका मैं पहले से ही फ्रेम तैयार करके लेके गया था कि ये क्वेश्चन में कौन सा जजमेंट, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी केस स्टडीज, किस तरीके से कंक्लूजन करना। तो ऐसे मैं पहले से एक फ्रेम कर लिया था सारा चीज़, क्योंकि अलग अलग पेपर के लिए हमारी रणनीति अलग अलग होती है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस करना, आप क्योंकि कितना भी पढ़ लो लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। तो पहले खुद से आंसर लिखना, फिर दोस्तों के एवेल्यूट करवाना, फिर मॉक पेपर लिखना, यूपीएससी के पेपर्स लिखना, तो ये सारा काम किया। और उसके साथ ही जैसे एक काम और कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, काफ़ी बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उसको पढ़ के बस जस्ट छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर में से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी न्यूज़ है और उनको मैं मेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ मैं हाईलाइट कर लेता था और अपनी एक कॉपी में नोट कर लेता था। तो जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 45 मिनट 50 मिनट लग रहे, तो आपको 10 मिनट बस एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन उससे आपके बहुत सारे फोल्डर पॉइंट हैं वो तैयार हो जाएंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स तैयार हो जाएंगे, काफ़ी सारी केस स्टडीज तैयार हो जाएंगी। तो बाद में जैसे हम मेंस लिखते हैं तो काफ़ी बार लोगों को दिक्कत होती है कि एग्जाम्पल्स कहाँ से लाए, तो आपके पास खुद के एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये सारा मैं काम किया, तो इसका फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला मेंस में विशेषकर, क्योंकि जैसे मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में लगभग मेरे 330-340 तक ही अटक गया था, इस बार मेरा 400 स्कोर हुआ। और इसी तरीके से मैं अपना ऑप्शनल में सिली मिस्टेक्स कर रहा था, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा था, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहा था। तो फिर मैं ये सारे चीज़ों को, अपनी गलतियों को, क्यों ऐसा होता है कि हम मिस्टेक्स करते रहते हैं लेकिन उनको पहचानते नहीं है, तो मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि हाँ मैं उस तरीके से पढ़ ही नहीं रहा था, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब मैथमेटिक्स में भी मैंने इस बार एफर्ट दिया, तो इस बार मेरा मैथ का स्कोर में भी काफ़ी जंप हुआ। उससे पहले मेरे लगभग 230-240 के लगभग नंबर आ रहे थे, लेकिन इस बार मेरे वन ऑफ दी हाईएस्ट 312 नंबर है मैथमेटिक्स ऑप्शनल में। तो ये सारी चीज़ ऐसी थी कि जो वहाँ पे अगर पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर आपको लगता है कि मटेरियल्स यहाँ पे नहीं है, तो उनको अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, देखोगे चीज़ों को, लोगों से समझोगे, तो सारी चीज़ अवेलेबल है, बस ज़रूरत है कि हमारे एफर्ट की। देखिए सर के इस डिस्कशन से ये चीज़ सामने आई कि आपको बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव रिसोर्सेज को बार बार ट्रस्ट करके उसके ऊपर बार बार मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि मैं सर ने अभी एक बुक लिस्ट में एम लक्ष्मीकांत बुक का जिक्र किया, मैं भी एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर। सर मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत बुक को लेकर के बहुत सारे लोगों में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। एम लक्ष्मीकांत ने आपकी क्या मदद की आपकी पॉलिटी में और आपकी इस सफलता के इस जर्नी में, थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताएंगे? नहीं, जैसे लक्ष्मीकांत बुक को जब जितना ही बार मैं पढ़ा हूँ नहीं, उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया मिला है। अभी तक लगभग मैं उसको 10-15 बार पढ़ लिया हूँगा, क्योंकि बाद स्टार्टिंग में 4-5 बार पढ़ा, फिर 1-2 बार, हर अटेम्प्ट में 2-3 बार बुक हो ही जाती है, तो टोटल 4 अटेम्प्ट में लगभग 10-15 बार आराम से हो गई होगी। तो जितनी बार भी मैं पढ़ा हूँ मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर नया मिला सीखने को। और उसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बुक अपने आप में नोट्स है, बिल्कुल। अगर उसको आप देखोगे तो वहाँ की जो एक लाइन है वहाँ से 2 क्वेश्चन वही बन जाएंगे। तो मैंने कभी भी लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए नहीं थे,
और उसमें एक सारी चीज़ कंपाइल की हुई है, सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आप अलग अलग, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट डिवाइड किए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो लक्ष्मीकांत में भी इसी तरीके से है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको सारी चीज़ कंपाइल मिल जाती है। अभी उसका अपडेटेड वर्जन भी आ गए, तो उसमें नए नए टॉपिक्स भी अब ऐड हो रहे हैं। कुछ टॉपिक उसमें मेंस के रिलेटेड भी है। मेंस का जो बेसिक सिलेबस है, जैसे हमारा जुडिशियरी हुआ या फिर लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ या फिर पंचायती राज सिस्टम्स हुआ, और उसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो सब यहाँ से कवर हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा कोई बुक भी नहीं लगी शायद कि जो लक्ष्मीकांत से बेहतर हो, या तो मुझे पता नहीं हो या फिर हो सकता है कि और बेहतर हो सकती है। लेकिन एक जो बुक ऐसी है कि जिसको मैंने किसी से भी ये नहीं सुना अभी तक कि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने तो अभी तक ऐसा सुना नहीं किसी से। बिल्कुल। तो देखिए, जो मार्केट में आप कई बार धारणाएं सुनते हैं ना कि एम लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होता, देखिए वो एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड लगभग सारा का सारा मटेरियल दिया हुआ है। आप वहां से बेसिक अच्छा बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसको थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत होती है, आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज करने के लिए। जैसे आप यूट्यूब पर हमारी क्लासेस भी देख सकते हैं, मैंने करा रखी है, या जिसकी भी क्लास आप देखना चाहें थोड़ा सा वो देखना है। लेकिन उसके बाद देखने के बाद वो एक ऐसी बुक है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी बुक को बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो एक बने बनाए नोट्स टाइप में एक जगह पर पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। कुछ नई चीजें अपडेट होती हैं, उसको करंट के इश्यूज के साथ आप वहां से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी चीज, कोई भी इशू आया तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप बड़े इजीली उस चीज को आगे लेकर के जा सकेंगे। एक और सर की जर्नी में एक खासियत थी, मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो शुरुआत बड़े मोटिवेशन से करते हैं, एकदम फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ आएंगे एग्जाम की तैयारी में, 1, 2 साल 3 साल एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। और जैसे 1-2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर उनका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि यार कि ये एग्जाम तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ, यार क्या करता हूँ, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं। फिर ये धारणा बनती है ना कि 10-10 लाख लोग एग्जाम, 8-8, 9-9 लाख एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनका नहीं हो रहा। जो लोग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं उनका नहीं हो रहा, मेरा कैसे होगा। तो सर प्रारंभ में 2 बार सर ने जो अटेम्प्ट दिए उनमें इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले 2 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में आईपीएस बने, चौथे में आईएएस बने। तो मैं सर से ये जानना चाहूंगा सर, जो पहले 2 अटेम्प्ट का जो स्ट्रगल था, खास करके उस टाइम जब आप इंटरव्यू भी दे चुके हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, और उस समय जो नेगेटिविटी आती है, जो माइंड डाइवर्ट होता है कि यार अपने ऊपर भी चीजें बिलीव कई बार होता है कि यार कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, उनको सर आपने कैसे पूरा किया सर? बिल्कुल, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी और टॉपर्स को देखेंगे तो वहाँ से, या फिर उन्होंने घर वालों ने बोला करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले खुद से हम पूछो कि मुझे करना क्यों है ये यूपीएससी। बिल्कुल। तो पहले कि करना क्यों है, तो वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा क्यों करना है आपको। और अगर आपको जेन्युइन रीज़न होगा कि आपको करना क्यों है, तो उसके लिए आपको जितना भी स्ट्रगल्स है, जितनी भी आपकी असफलता होंगी, उन सब में भी आप जैसे गिर के भी उठ खड़े होंगे। क्योंकि जितनी भी हमको असफलता होती है, असफलताओं से ही हमको सफलता के लिए किस तरीके से पहुंचना है, जो हमारी मिस्टेक्स होती है उनको सीखने के लिए हमको नई नई तरीके फिर मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ हमें मिलती है। जब मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, तो मन में एक कॉन्फिडेंस तो था कि यार अगर अपनी मैं जो गलती कर रहा हूँ, उन गलतियों को अगर मैं अच्छे से सुधार करूँ और खुद के अंदर खुद मॉडिफिकेशन करूँ, तो सिलेक्शन तो मैं ले सकता हूँ। मतलब ऐसा खुद के अंदर भी था, लेकिन पूरा विश्वास कभी भी नहीं होता कि शायद हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो। ऐसे एक बार मेंस नहीं हुआ तो उस टाइम ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि शायद अगली बार प्रीलिम्स ही ना हो। तो उसके लिए आपको खुद को सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी कि अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होगा तो मेरे पास और दूसरे ऑप्शंस भी है। तो मैंने खुद सोच लिया था कि जैसे अपना स्टेट पीसीएस है, उधर मैं ट्राई कर लूँगा। घर वालों ने भी ऐसा बोल दिया था कि कोई ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी में जो यूपीएससी है केवल एक ही माध्यम नहीं है, बाकी और सारे भी माध्यम है, कुछ दूसरे सेक्टर में मैं काम कर सकता हूँ। उसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ मेरा था स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉलेज में मेरी सिविल इंजीनियरिंग अच्छी थी, तो एक मेरे पास ऑप्शन वो भी था। तो मैंने पहले से ऐसा तैयार था कि अगर इसका नहीं होगा तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, और उधर मैं अगर 1 साल या फिर 1.5 साल की तैयारी करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं खुद का ऐसी जगह पर खुद को पहुँचा लूँगा कि जहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने पड़े। लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि अब आप फेलियर हो गए 2-3 बार, फेलियर होने के बाद आप, एक तो होता है कि फेलियर का दुख मनाना, और एक चीज़ होती है कि आप जो फेलियर है 1-2 दिन दुख मना लो, क्योंकि सबको ही दुख होता है अगर सिलेक्शन नहीं होता तो। लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो, खुद को एनालिसिस करो कि मेरी कहाँ पे कमजोरी रही है, और अगर आपने खुद की जो कमजोरियाँ अगर उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनके ऊपर अगर आप काम करने लग गए, तो फिर आपकी जो सफलता है उसमें जो चैलेंज है अपने आप खत्म होने लगेंगे, और आपके जो स्ट्रगल आए वो आपको स्ट्रगल नहीं बल्कि आपकी जो जीवन है उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। और आसपास के जैसे परिवार वालों से, घर वालों से एक मोटिवेशन मिलना,
खुद से मोटिवेशन मिलना, घर वालों के साथ शेयर करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे आप बता भी रहे थे कि 2-3 साल अच्छे से तैयारी करते हैं, उसके बाद ध्यान भटक जाता है, तो उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। एक पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जब घर वालों से अलग रहते हैं तो एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलना, जो जिसमें भी जैसे मेरा यहाँ पर पीयर ग्रुप बना था, तो उसमें 3-4 लोग थे और वो ऐसे थे कि वो भी अपनी जो तैयारी थी उसके प्रति उतने ही डेडिकेटेड थे। अगर आपके पीयर ग्रुप में एक भी ऐसा पर्सन होगा कि अपने लक्ष्य के प्रति उतना डेडिकेटेड नहीं है, या फिर वो एक दूसरे लोगों को पढ़ाई की बजाय या तो सोचेगा कि इसको पढ़ने से रोकना है, या फिर इस नेगेटिव थॉट का होगा कि वो खुद सोचेगा कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होंगे। तो मैंने उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया था कि जिस पर्सन से भी मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ से डिमोटिवेशन मुझे मिलता है, या फिर मुझे ऐसा अपने लक्ष्य में भटक सकता हूँ, तो उन सब लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट कम ही रहता था। तो मैंने अपना पीयर ग्रुप इस तरीके का था मेरा, और वो भी लोग ऐसे थे कि उसी लेवल का डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ से हमें एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलता है, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलती है। अब जैसे हम 2-3 लोगों का ग्रुप बन गया था, तो हम उसमें ये फिक्स कर लिए थे कि स्टार्टिंग में कि डेली आंसर लिखना है, तो एक चैनल वो बना लिए थे ग्रुप, उसके ऊपर डेली आंसर पोस्ट करना। तो फिर वो एक तरीके से कमिटमेंट टाइप का हो गया कि मैं भी लिख रहा हूँ, फिर मैं अगर डेली लिख रहा हूँ तो सामने वाले के ऊपर भी मॉरल प्रेशर जाएगा कि यार ये डेली लिख रहा है, मैं डेली नहीं लिख रहा। तो इस तरीके का हमारा प्रेशर बन गया, और ऐसा स्टार्टिंग में जैसे हम आंसर लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो फिर मैं क्या करता था कि सुबह उठ के पहला काम ये कि आंसर लिखो, तो जो काम सबसे कठिन लगे उसको सुबह उठ के पहले कर दो। तो स्टार्टिंग इसी से होता था कि पहले सुबह हुए फ्रेश और वो सब करने के बाद पहला काम स्टार्टिंग में आंसर लिखा। स्टार्टिंग में 30 मिनट 25 मिनट ऐसे लगती थी, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ करने लग गए तो आपका जो क्वालिटी है और जो कंटेंट है और प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ हट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी जो रणनीति है उसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो सर के साथ इतने सारे इंटरेक्शन के बाद मैं तो खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ सर की जर्नी से। तो आप सबसे भी मैं यही आग्रह करूँगा कि मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो उन समस्याओं से घबराता नहीं है, हार नहीं मानता है, लड़ करके आगे बढ़ता है, मेहनत करता है। जैसे वो कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ और फिर लड़, क्योंकि हारता वही है जो लड़ता नहीं। तो अगर आप पहले ही हार मान लोगे तो फिर सफलता तो फिर मिलेगी नहीं। तो सफलता प्राप्त करना है तो लगातार निरंतर संघर्ष करते चले जाना है। कभी जब आपका टाइम खराब है तो ऐसा नहीं है कि पूरे समय हमेशा आपका टाइम खराब रहेगा। आप लगातार सही दिशा में मेहनत करेंगे तो एक समय आएगा जब वो आपका दौर होगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो धन्यवाद गगन सर, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन के साथ रही। आपने साबित किया कि सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस बना जा सकता है, किसान का बेटा आईएएस क्रैक कर सकता है। किसी तरीके की कोई बैरियर किसी के साथ नहीं होती है, केवल खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद की मेहनत पे यकीन होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। धन्यवाद सर, आपके साथ जुड़े रहने के लिए। Unacademy. Let's crack it.